आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी परीक्षा के पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों का। अब तक हम सभी लोगों ने वर्ष 2013 तथा वर्ष 2016 के प्रथम भाग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम वर्ष 2016 के द्वितीय भाग प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषताएं थी। यहाँ पर जो जनरल विल है इसे सामान्य इच्छा भी कहा जाता है। क्या? सामान्य इच्छा। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि जो विकल्प 4 दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में सामान्य इच्छा की कौन सी विशेषताएं थी। 1, यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। 2, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। 3, यह अस्थायी है। 4, यह व्यक्तिगत है। 4 विकल्प A, B, C, D दिए हुए हैं। विकल्प A 1, 2 और 4 सही है। विकल्प B 2, 4 और 3 सही है। C विकल्प 1, 2 और 3 सही है। विकल्प D 1, 3 और 4 सही है। अब आप देखें कि सामान्य इच्छा जो है वह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह सही है। यह सामान्य इच्छा हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, यह भी सही है। सामान्य इच्छा अस्थायी है, यह भी सही है। चौथा, यह व्यक्तिगत है, गलत है। क्योंकि सामान्य इच्छा जो है वह जो है सामूहिक इच्छा है। सामूहिक इच्छा। यह सामूहिक जो इच्छा है यह जनहित से संबंधित है। किससे? जनहित से संबंधित है। तो इसलिए आपने देखा इसमें विकल्प संख्या 1, 2, 3 सही है, इसलिए उत्तर C 1, 2 और 3 सही है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सामान्य इच्छा क्या है। ये जो सामान्य इच्छा है यह सामान्य इच्छा ही रूसो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का आधार है। यह सामान्य इच्छा रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की पुस्तक कौन सी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वर्णित है। रूसो प्रत्येक व्यक्ति में 2 इच्छाओं की बात करता है, यह व्यक्ति है। रूसो मानता है कि हर व्यक्ति में 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, जिसमें पहली जो इच्छा होती है वह स्वार्थमयी इच्छा होती है, स्वार्थमयी। और दूसरी जो इच्छा होती है परार्थमयी इच्छा होती है। व्यक्ति की जो स्वार्थमयी इच्छा है यह स्वहित से संबंधित है। किससे? स्वहित से संबंधित है। और जो परार्थमयी इच्छा है वह परहित से संबंधित है। परहित माने दूसरों के हित से संबंधित है। यही जो परार्थमयी इच्छा है, जो सार्वजनिक कल्याण की इच्छा है, यही इच्छा का जो योग है वही क्या है? सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा। यह जो सामान्य इच्छा है, इस सामान्य इच्छा में व्यक्तियों के
परार्थमयी इच्छाओं का योग है। इस सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी हम देख लेते हैं। पहली विशेषता जो सामान्य इच्छा की है, सामान्य इच्छा जो है वह एक सामूहिक इच्छा है। कैसी इच्छा है? सामूहिक इच्छा। यानी सामान्य इच्छा किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा ना होकर के यह सभी लोगों की सामूहिक इच्छा है, यानी पूरे समाज की सामूहिक इच्छा है, जिसमें जो है सामान्य भलाई निहित है। दूसरी जो सामान्य इच्छा की विशेषता है, यह सामान्य इच्छा लोकहितकारी है। लोकहितकारी। यह सामान्य इच्छा लोक हितकारी इसलिए है कि सामान्य इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। यह सामान्य इच्छा व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके सार्वजनिक भलाई या सार्वजनिक हित का चिंता करने वाली इच्छा है। इसमें सार्वजनिक हित की चिंता है। तीसरी बात जो है, इस सामान्य इच्छा में लोक संप्रभुता है। क्या है? लोक संप्रभुता। लोक संप्रभुता यानी जनता की संप्रभुता। यह सामान्य इच्छा, इसका जो शक्ति का स्रोत है वह जनता है और जनता में ही शक्ति जो है निहित है। यह सामान्य इच्छा का जो आधार है वह जनता की शक्ति है। चौथा जो इसमें आधार है कि जो सामान्य इच्छा है यह नैतिक और न्याय संगत है। क्या है? नैतिक और क्या है? न्याय संगत। न्याय संगत है। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य इच्छा हमेशा नैतिक और न्याय संगत होती है। इसका उद्देश्य जो है राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षित रखना है। अगली बात, राज्य में जो सामान्य इच्छा है वह कानून के रूप में व्यक्त होती है। किस रूप में? कानून के रूप में व्यक्त होती है। यह जो कानून है यह जन सामान्य के भलाई के कार्य के लिए है। जन सामान्य के भलाई के लिए, ना कि उसे पीड़ित करने के लिए है। यह सामान्य इच्छा, छठवीं बात जो है, यह जो है व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा के जो है भिन्न है। व्यक्तिगत इच्छा से जो है यह क्या है? भिन्न है। व्यक्तिगत इच्छा से क्यों भिन्न है? क्योंकि व्यक्तिगत इच्छा जो होती है वह निज स्वार्थ, स्वयं के स्वार्थ से संबंधित होती है, जबकि जो सामान्य इच्छा है वह सर्वजन भलाई, समाज के सभी सदस्यों की भलाई चाहने वाला होता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। ए आनुवांशिक व्यक्ति, बी निर्वाचित प्रतिनिधि, सी मनोनीत प्रधान और डी संवैधानिक प्रतिनिधि। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा बी निर्वाचित प्रतिनिधि। हम सभी लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि जो
सरकार का स्वरूप होता है। कौन? सरकार। सरकार का जो स्वरूप होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है संसदीय, संसदीय, और दूसरा होता है अध्यक्षीय। संसदीय और अध्यक्षीय। तो हमें बात करना है संसदीय शासन प्रणाली पर। संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यह संसदीय प्रणाली विश्व के अनेक देशों में पाई जाती है। जैसे भारत में भी संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी संसदीय प्रणाली है। इस संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम देख लेते हैं। इसकी जो पहली विशेषता है, इसमें जो कार्यपालिका और विधायिका होता है, कार्यपालिका विधायिका में जो संबंध होता है वह बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका और विधायिका का इसमें विभाजन नहीं होता है। ठीक। दूसरा बात क्या है कि इसमें विभाजन नहीं होता है। किसका? कार्यपालिका और विधायिका का। बल्कि जो कार्यपालिका होती है वह कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका यह विधायिका का ही हिस्सा होती है। इस प्रणाली में जो प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं, कौन? प्रधानमंत्री और मंत्री, ये जो है वस्तुतः विधायिका से चुने जाते हैं और ये विधायिका के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। इसमें विधायिका जो होती है वह कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। क्या करती है? कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। विधायिका के पास कार्यपालिका को नियंत्रित करने के कई साधन होते हैं। जैसे आप देखिए कि प्रश्नकाल, यानी प्रश्न पूछ करके, प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव इत्यादि ला करके विधायिका जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इसमें जो है संसदीय शासन प्रणाली में पांचवी बात जो है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। प्रधानमंत्री का क्या होगा? नेतृत्व होगा, और प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। और कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है यह प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में निहित होता है। प्रधानमंत्री जो होता है छठवां, वह सरकार का मुखिया होता है। किसका मुखिया होता है? सरकार का मुखिया होता है। और राज्य का जो मुखिया होता है वह राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। और यह राष्ट्रपति जो होता है यह नाम मात्र का प्रधान, क्या? नाम मात्र या औपचारिक या प्रतीकात्मक या अलंकारिक
सिद्धांत के रूप में राष्ट्रपति में सारी शक्तियों निहित होती हैं, किंतु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल करता है। संसदीय प्रणाली में जो है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व होता है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व यानी जो कार्यपालिका है या मंत्रिमंडल है, यह सामूहिक रूप से संसद के प्रति या फिर हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से निर्वाचित सदन, निचले सदन या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे हम बढ़ते हैं। यदि जो है मंत्रिमंडल के विरुद्ध, यदि मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो समूचे मंत्रिमंडल को यानी प्रधानमंत्री सहित क्या करना होता है? त्याग पत्र देना होता है। 9वां है कि संसदीय प्रणाली में जो प्रधान भूमिका निभाता है वह होता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, यह राजनीतिक दल इस प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुनाव में बहुमत प्राप्त दल जो होता है यही सरकार बनाता है और विपक्ष जो होता है सरकार के नीतियों की आलोचना करता है, नीतियों की आलोचना करता है। इस तरह से आपने संसदीय प्रणाली क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो संसदीय प्रणाली में जो प्रमुख होता है वह निर्वाचित और प्रतीकात्मक होता है। प्रश्न संख्या 23 की बात हम करते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया। ए मैकियावेली, बी टी.एच. ग्रीन, सी प्लेटो और डी रूसो। इसमें जो उत्तर सही होगा वह है मैकियावेली। मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग जो है आधुनिक अर्थों में पहली बार किया है। अब हम कुछ बातें मैकियावेली के बारे में जान लेते हैं। मैकियावेली जो है वह इटली, कहाँ? इटली का राजनीतिक विचारक है। मैकियावेली की सबसे प्रमुख पुस्तक जो है वह है द प्रिंस। क्या है? द प्रिंस। और यह द प्रिंस जो है 1513 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1513 में। मैकियावेली एक ऐसा विचारक है जो राजनीति को, किसको? राजनीति को नैतिकता से पृथक करता है। किससे? नैतिकता से क्या करता है? पृथक करता है, यानी अलग कर देता है। और अलग करके इसने राजनीति के प्रति एक यथार्थवादी दृष्टिकोण, कैसा दृष्टिकोण? यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित किया। इसका मानना था कि राजनीति और धर्म का जो है एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।
मैकियावेली जो विचारक है, यह जो है राज्य के शिल्प का सिद्धांत देता है। किसका सिद्धांत देता है? राज्य शिल्प का सिद्धांत। राज्य शिल्प का सिद्धांत मैकियावेली देता है। मैकियावेली मानता है कि राज्य को अपनी सुरक्षा, क्या? अपनी सुरक्षा और शक्ति, और क्या? शक्ति को बनाए रखने के लिए किसी भी उपाय का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वह नैतिक हो या फिर अनैतिक हो, क्योंकि वह शक्ति को, किसको? शक्ति को राज्य की एकता और स्थिरता के लिए अति आवश्यक है। मैकियावेली जो है वह साध्य के प्रति चिंता करता है, साध्य के प्रति चिंता करता है, और साध्य क्या है? उद्देश्य है, उसको उचित ठहराता है, ना कि साधन को। साध्य को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी साधन को अपनाए जाने पर जोर देता है। इसके लिए वह अनैतिक साधनों के प्रयोग से गुरेज नहीं करता है, यानी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शासक या राज्य को छल बल और हिंसा का प्रयोग करना उचित है। मैकियावेली एक बात और भी कहता है कि एक राजा को क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए। शक्तिशाली यानी शक्ति का अर्जन एन केन प्रकारेण करना चाहिए। एक राजा के अंदर मैकियावेली दो गुणों की बात करता है। इसके अंदर शेर का गुण और लोमड़ी का गुण होना चाहिए। राजा में शेर की ताकत, शेर का गुण का मतलब शेर की ताकत और लोमड़ी की चतुराई दोनों होना चाहिए। शेर की ताकत राजा में क्यों होना चाहिए? शत्रु से लड़ने के लिए। किससे? शत्रु से लड़ने के लिए। और लोमड़ी की चतुराई क्यों होना चाहिए? षड्यंत्र, चालाकी और धोखा। क्या? षड्यंत्र, चालाकी और धोखा से बचने के लिए होना चाहिए। मैकियावेली का जो शासक है, इसका जो शासक है, यह प्लेटो की तरह नैतिक आदर्श का प्रतिमूर्ति नहीं है, बल्कि मैकियावेली का शासक एक ऐसा शासक है जो छल छद्म से संपन्न है और समयानुकूल अपने व्यवहार में परिवर्तन कर ले। मैकियावेली मानता है कि यह जो शासक है, इस शासक को अपने नीतियों के क्रियान्वयन के लिए भय और प्रेम दोनों उपायों का यथानुसार प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैकियावेली का जो ज्यादा जोर है वह किस पर है? भय पर है। यानी राजा को लोगों में भय पैदा करने में संपन्न होना चाहिए, क्योंकि लोग डर से ही जल्दी अधीन हो जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 24 है। 24 है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? ए. संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, बी. संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सी. संप्रभु समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और डी. समाजवादी और धर्म निरपेक्ष। इसमें जो उत्तर सही है वह है बी. संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य।
संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और विकल्प सी में देखें कि यहां पर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, यह शब्द जो है वह बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? बाद में, यानी मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष देखिए ये भी बाद में जोड़ा गया, इसलिए यह भी नहीं होगा। उत्तर जो सही होगा वह कौन सा होगा? बी होगा। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान की प्रस्तावना में जो बात कही गई थी वह था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्या? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। किंतु 42वें संवैधानिक संशोधन, कौन? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, इस समय जो कार्यकाल था वह श्रीमती इंदिरा गांधी का था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें समाजवादी, क्या? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया। तो अब वर्तमान में जो संविधान की प्रस्तावना है वह हो गई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए हो गया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, 4 दिया गया है, लोकसभा को भंग, दूसरा है लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश, 3 संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं, 4 संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति की जो यहां पर कार्य दिया गया है, ये जो है लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश नहीं दे सकते हैं, संसद द्वारा पारित बिलों पर ये सहमति भी देते हैं और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करते हैं। तो इसलिए इसमें जो उत्तर सही होगा 1, 3 और 4। आप देखिए 1, 3 और 4 कहां पर है? डी में है, इसलिए यह उत्तर सही होगा। लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए जो संस्था अधिकृत है वह है चुनाव आयोग। यह जो चुनाव आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है। यहां पर भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है, तो हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारतीय गणराज्य का कैसा प्रधान है? संवैधानिक प्रधान है। संवैधानिक प्रधान है। गणराज्य क्यों है? क्योंकि यहां पर जो राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति है
उसका निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। यह जो निर्वाचन राष्ट्रपति का होता है, यह निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता है बल्कि अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन सा निर्वाचन है? ऐसा निर्वाचन जिसमें अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जनता जो होती है स्वयं करती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है जिसमें जनता सीधे भागीदारी नहीं करती है बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी करती है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इसमें जो भाग लेते हैं वे संसद के दोनों सदन। कौन? संसद के दोनों सदन। दोनों सदन। इन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य यानी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, तथा राज्य विधायिका के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसकी जो प्रणाली है वह आनुपातिक प्रणाली है। कैसी है? आनुपातिक है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह होता कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 53, किसमें? 53 में यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वह कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान होगा। कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान होगा। यानी राष्ट्रपति में सैद्धांतिक रूप से सभी कार्यपालिकीय शक्तियां निहित होंगी और राष्ट्रपति जो होता है वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करता है। राष्ट्रपति जो होता है यह नियुक्ति का भी कार्य करता है। यह प्रधानमंत्री, राज्यपाल सहित अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति को नियुक्ति या कार्यपालिकी शक्तियों के साथ साथ विधायी शक्ति भी प्राप्त होता है। जो राष्ट्रपति होता है भारत का, राष्ट्रपति, यह संसद का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा? संसद का हिस्सा है, क्योंकि संसद का जो निर्माण होता है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति की जब हम विधायी शक्तियों की बात करते हैं तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं, उसे स्थगित कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देते हैं, उन पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति के साथ साथ वित्तीय शक्ति भी होती है। राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता। बजट जो है राष्ट्रपति के नाम से ही पेश किया जाता है। और आप देखें कि राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। अनुच्छेद 72, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा, स्थगित, माफ या कम कर सकता है।
राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति के साथ साथ सैन्य शक्ति भी होता है। कौन सी शक्ति? सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। संसद की पूर्व अनुमति से राष्ट्रपति को युद्ध घोषित करने और स्थगित करने, संधि करने का अधिकार होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को एक शक्ति और भी प्राप्त होता है, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन, ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं, भारत में मुख्यतया 3 तरह के आपात की बात कही गई है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। तथा राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है? 356 में है। तथा वित्तीय आपात, एक आपात की बात और कही गई है, वित्तीय आपात, वह अनुच्छेद 360 में है। इस तरह से आपने सामान्य रूप से राष्ट्रपति के बारे में जाना। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, 26। प्रश्न संख्या 26 है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बढ़ाया जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के शक्ति, अधिकार को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, यही पूछ रहा है। ए, संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा, बी, प्रधानमंत्री द्वारा, सी, राष्ट्रपति के द्वारा, और डी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। विकल्प संख्या ए सही है। भारत के न्याय प्रणाली के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में, न्याय प्रणाली। भारत में जो न्याय व्यवस्था है, यह न्याय व्यवस्था एकीकृत है। एकीकृत, एकीकृत का तात्पर्य है कि ऊपर से लेके नीचे तक न्यायालय एक क्रम से पदसोपान या हायरार्की में जो है बंधे हुए हैं। सबसे ऊपर जो है वह है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। और इसके नीचे जो है वह है जिला न्यायालय। अमेरिका की तरह न्याय प्रणाली यहां संघीय नहीं है, अपितु एकीकृत है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के विकास के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आजादी से पूर्व यहां अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अपने शासन के संचालन के लिए विविध प्रकार के कानून बनाए, और उन्हीं कानूनों में एक था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। यह रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब आया? 1773। 1773 में आया। इस रेगुलेटिंग एक्ट की तरह कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। कहां किया गया? कलकत्ता। क्या गठन किया गया? सर्वोच्च न्यायालय। इस न्यायालय का गठन जो किया गया, यह एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। कैसे न्यायालय के रूप में? अभिलेख। अभिलेख, यह अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। इस न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, परीक्षाओं में अक्सर पूछ दिया जाता है, वे थे एलिजा एम्पे। क्या? एलिजा
एमपे, आप इसको याद रखें। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम आया 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय, कौन सा न्यायालय? संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय का गठन किया गया। इस संघीय न्यायालय के पास जो शक्तियां थी, मूल अपीलीय और सलाहकारी शक्तियां थी। आजादी के बाद यही न्यायालय 28 जनवरी 1950 को, कब? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश थे वे थे हीरालाल कानिया। वर्तमान समय में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इस सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है 34 है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये हैं न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। रामकृष्ण गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इस सर्वोच्च न्यायालय को विविध शक्तियां प्राप्त हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसे मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह भारत संघ और राज्यों के परस्पर विवादों को देखता है। इसे जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह दीवानी और फौजदारी के मामले में अधिकतम या सर्वोच्चतम अपीलीय न्यायालय है। इसको सलाहकारी अधिकारिता है। यदि कोई संविधान के व्याख्या संबंधी या संशय संबंधी कोई प्रश्न खड़ा होता है, तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। और इसे समीक्षा, मूल हो गया, अपीलीय हो गया, मूल, अपीलीय, सलाहकारी और समीक्षा संबंधी शक्तियां भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 27 है कि यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो निषेधाधिकार है। ए है सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक वोट, बी है आक्रामक देश के लिए नकारात्मक वोट, सी है महासचिव के लिए वोट, और डी है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट प्रणाली। यहां पर जो उत्तर सही होगा वह होगा डी। आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए जिस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, वह संगठन कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई। कब? 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसके जो 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में एक अंग है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। यह जो सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी
और 10 अस्थाई 10 अस्थाई सदस्य हैं। जो 5 अस्थाई सदस्य हैं, ये सदस्य हैं अमेरिका, आप देखिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अब देखिए ये 5 सदस्य ही हैं, इन्हीं अस्थाई सदस्यों को वीटो यानी निषेधाधिकार प्राप्त है। प्रश्न संख्या 28 है। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? ए है 2009, बी है 2005, सी है 2006 और डी है 2010। तो सूचना का अधिकार अधिनियम, इसमें विकल्प संख्या बी 2005 जो है सही होगा। भारतीय संसद ने सूचना अधिकार अधिनियम भारतीय संसद में 15 जून, कब? 15 जून कब? 2005 को पारित कर दिया, जिसे भारत में कब? 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 में लागू कर दिया गया। ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक सरकारी निकायों, सरकारी अधिकरणों से सूचना का अनुरोध कर सकता है, या सूचना मांग सकता है। यदि कोई नागरिक किसी निकाय से सूचना मांगता है तो उस निकाय या अधिकरण को 30 दिनों के भीतर सूचना देना होता है। किंतु यदि सूचना किसी ऐसे याचिकाकर्ता के द्वारा मांगा गया हो जिसकी जीवन स्वतंत्रता खतरे में हो, तो सूचना का जो समय हो जाता है वह होता है 48 घंटे, यानी 48 घंटे में सूचना देना आवश्यक हो जाता है। सूचना का जो अधिकार है, यह सूचना का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, किंतु यह अनुच्छेद 19(1) के अनुच्छेद 19(1) में क्या है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह सूचना का अधिकार इसकी क्या करता है? रक्षा करता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। प्रश्न संख्या 29 है कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? ए, संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता, बी, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, सी, बिना अधिकार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, और डी, किसी भी व्यवसाय के पालन की स्वतंत्रता। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा ए, संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। तो देखिए कैसे। भारतीय संविधान के भाग 3 में
भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। किसकी बात की गई? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात भारतीय संविधान के भाग 3 में कहा गया है। इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। इस अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 19 के कई उपखंड हैं। मुख्य रूप से अनुच्छेद 19 के 1 में जो है स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी विविध प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात अनुच्छेद 19 1 में कही गई है। अनुच्छेद 19 का जो 1 का ए है, ए, इसमें जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। वाक अभिव्यक्ति, बोलने और विचार करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। बी में जो है आप जानिए कि शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की बात की गई है, कि बिना अस्त्र शस्त्र के आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। सी 19(1) के सी में जो बात कही गई है वह है समिति या संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी के अंतर्गत भारतीय राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रता। और ई 19(1) के ई के अंतर्गत प्रावधान है कि आप भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। एफ, जो एफ है यह निकाल दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। और जी जो है यह कोई भी वृत्ति, व्यवसाय, कारोबार आदि करने की स्वतंत्रता है। और जो यफ है यह संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत दिया गया था। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, निरसित कर दिया गया। अब संपत्ति प्राप्त करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(f) के तहत नहीं रह गया है। इसलिए इसमें जो उत्तर ए है यही उत्तर सही होगा। अब प्रश्न संख्या 30 है। प्रश्न संख्या 30 कई बार परीक्षाओं में आया है। लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष अपना इस्तीफा को सौंपता है। ए, भारत के प्रधानमंत्री, बी, लोकसभा के उपसभापति, सी, भारत के उपराष्ट्रपति और डी, भारत के राष्ट्रपति। तो यहां जो उत्तर सही होगा वह होगा बी। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के उपसभापति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अब प्रश्न संख्या 31 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या जो 31 है, यह प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर देय चेक की तरह है, यह कथन किसका है? इसमें ए, नेहरू, बी एन राव और सी, के.टी. शाह और डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें जो उत्तर सही है सी, के.टी. शाह। के.टी. शाह ने नीति निर्देशक तत्वों के लिए कहा था कि यह एक चेक है। क्या है? चेक है। और यह चेक ऐसा चेक है जिस पर जो है बैंक अपनी सुविधा के आधार पर भुगतान कर सकता है, जब चाहे तब। ऐसा के.टी. शाह ने क्यों कहा होगा? के.टी. शाह ने इसलिए कहा कि जो भारतीय संविधान
के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ये नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह बात कहा गया कि जब राज्य कभी सक्षम होगा तब यह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कार्य करेगा। इसलिए जो है केटी शाह ने ऐसी बात कही। अब प्रश्न संख्या 32 हम देखते हैं कि बजट के राजस्व का अनुमान किसके द्वारा तय किए जाते हैं? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और डी जो है वित्त मंत्रालय। तो यहां पर बजट और राजस्व का जो अनुमान है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा तय किए जाते हैं। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 35 है, किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? आप सभी जानते हैं कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है। कितनी? द्विसदनीय। इस द्विसदनीय व्यवस्था में एक है निम्न सदन और दूसरा है उच्च सदन। कौन? उच्च सदन। निम्न सदन जो है यही कौन सी सदन है? लोकसभा। और जो उच्च सदन है यह कौन है? राज्यसभा। किंतु राज्यों में अगर हम बात करें, राज्यों में जो है, जो भारत के राज्य हैं, कई राज्यों में एक सदन है, और कई राज्यों में जो है द्विसदन है। जो द्विसदन है, इस दो सदन में एक का नाम राज्य विधायिका है और दूसरे का नाम विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। यह पूछ रहा है कि इस विधान परिषद का गठन कैसे किया जाता है। आपने ए में देखा है भारत के राष्ट्रपति, बी में संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा, डी है संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। तो इसमें जो उत्तर सही डी होगा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। यदि जहां एक सदन है उस राज्य के विधानसभा सिफारिश करे तो संसद वहां पर विधान परिषद का गठन कर सकती है। अब प्रश्न संख्या 34 पर आते हैं कि यूएनओ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ है, के वर्तमान महासचिव कहां के हैं? ए दक्षिण कोरिया, बी पुर्तगाल, डी भारत। ए दक्षिण कोरिया, बी पुर्तगाल, सी भारत और डी अमेरिका। इसमें जो उत्तर सही है वह है पुर्तगाल। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के जो सचिव वर्तमान हैं वे कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं। और उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। अब आप समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 35 है कि निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? आपको हमने इसके पूर्व में
बताया था कि न्यायिक समीक्षा क्या है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा न्यायालय की वह शक्ति है जिसके आधार पर कार्यपालिका के कार्यों और विधान पालिका के विधानों का समीक्षा कौन करता है? न्यायालय करता है। और यदि ये सारी बातें जो हैं वे संविधान संगत हैं तो ठीक हैं, नहीं तो उसे न्यायालय अवैध घोषित कर देता है। यही न्यायिक समीक्षा की बात है कि न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक ऐसा मामला था जिसमें जो है न्यायिक समीक्षा करके नियमों को असंवैधानिक घोषित किया था, उसी के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है। ए गोलकनाथ, बी केशवानंद भारती केस, सी मिनर्वा मिल केस और डी ए के गोपालन केस। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ का जो मामला था सर्वोच्च न्यायालय में 1967 में आया, 1967 में आया। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में, किसमें? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। यानी संसद के पास अनुच्छेद 368 के अधीन भी यह शक्ति नहीं है कि वह मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव कर दे। तो इस तरह से न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय ने किया, किंतु भारतीय संसद ने 24वां संवैधानिक संशोधन लेके आया, 24वां संवैधानिक संशोधन लेकर के आया। और यह संवैधानिक संशोधन कब आया? 1971 में आया। इस संशोधन के द्वारा गोलकनाथ के निर्णय को संसद ने क्या कर दिया? निष्प्रभावी कर दिया, निष्प्रभावी, प्रभावी कर दिया। इस तरह आप समझ गए होंगे कि क्यों जो है गोलकनाथ केस सही होगा। अब प्रश्न संख्या 36 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की विशेषता नहीं है? एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, बी अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध, सी लोकतांत्रिक संस्थान में विश्वास और डी व्यक्तिवाद में विश्वास। यहां पर जो उत्तर होगा वह होगा कि व्यक्तिवाद में विश्वास। जो फांसीवाद है यह व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि व्यक्तिवादी जो विचारधारा है यह व्यक्तिवादी विचारधारा अधिकतम स्वतंत्रता की मांग करता है, जबकि जो फांसीवादी विचारधारा है यह सर्वाधिकारवादी है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाता है? नियंत्रण लगाता है। फांसीवादी विचारधारा को आपने देखा कि फांसीवादी विचारधारा मुख्य रूप से मुसोलिनी से संबंधित है। किससे? मुसोलिनी से। और मुसोलिनी कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। और उसकी जो विचारधारा थी वह धिकारवादी या निरंकुशतावादी थी, निरंकुशतावादी। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि क्यों व्यक्तिवाद में
विश्वास इसमें गलत है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 37 है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य है ए दिव्य संस्था, बी वर्ग शोषण के लिए संस्था, सी एक सकारात्मक अच्छाई, डी अस्थाई। तो कार्ल मार्क्स राज्य को वर्ग शोषण की संस्था मानता है। इसमें विकल्प संख्या जो बी है वही जो है सही है, क्योंकि मार्क्स राज्य को पूंजीपति वर्ग, कौन सा वर्ग? पूंजीपति वर्ग के शोषण का, शोषण किसके शोषण? मजदूर का साधन मानता है। साधन किसको? राज्य को। तो मार्क्स कहता है कि राज्य जो है पूंजीपति वर्ग या बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी क्या है? समिति है। इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे। अब प्रश्न संख्या 38 है। प्रश्न संख्या 38 है कि दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन देशों में प्रचलित है। ए कनाडा और भारत, बी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और यूएसए, और डी स्विट्जरलैंड और अमेरिका। इसमें जो उत्तर सही है डी स्विट्जरलैंड और अमेरिका। यहां पर दोहरी नागरिकता की बात कर रहा है। नागरिकता के वस्तुतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, और दूसरा होता है दोहरी नागरिकता। कौन सा? दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता जो है यह एक ऐसी नागरिकता है जो संपूर्ण किसी देश के भूभाग के लिए व्यक्ति को एक ही प्रकार की नागरिकता दी जाती है। जैसे भारत में है, भारत का मान लीजिए कोई नागरिक किसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि का निवासी है, तो उसे केवल भारत की ही नागरिकता मिलती है, ना कि उसे उस राज्य की नागरिकता जहां का वह निवासी है। किंतु दोहरी नागरिकता में दो तरह की नागरिकता की बात की जाती है। एक केंद्र की नागरिकता होती है किसी व्यक्ति की, और दूसरी राज्य की नागरिकता होती है। स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ए हाब्स प्रजासत्तात्मक, बी अरस्तु राजनीति, सी रूसो सामाजिक अनुबंध, डी मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। तो इसमें जो उत्तर सही है वह होगा हाब्स ए। हाब्स की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम लेवियाथन है। क्या है? लेवियाथन। अरस्तु की जो पुस्तक है राजनीति यानी पॉलिटिक्स, और रूसो का आप जानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मार्क्स का कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। तो इसमें उत्तर ए जो है वह सही होगा। 40वां प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है ए राज्यों का संघ, बी प्रांतों का संघ, सी भारतीय संघ, और डी भारत का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 की बात हो रही है। इसमें जो है भारत को राज्यों का
संघ, यानी विकल्प संख्या ए सही है। राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। राज्यों को मिला करके एक संघ का निर्माण किया गया है और वह संघ क्या है? शक्तिशाली है, जिससे भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह सके। इस तरह आपने प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 का अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।